हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप फिट एंड फाइन होंगे। आज मैथ का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ में पहले से शायद कंप्लीट हो चुकी थी, पहले से शायद के सारे टर्म्स और कंसेप्ट बता दिए गए थे। आज हम दूसरी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन बताने से पहले उससे रिलेटेड हम कुछ टॉपिक बता देते हैं, फिर उसके बाद हम कल एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो सबसे पहले इस 1.2 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को समझने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले जो फंडामेंटल चीज़ें हैं पहले क्लास में पढ़े हुए जानते हैं, लेकिन फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें सब क्या मुद्दा है? पहला नंबर है भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं, तो ये। और दूसरा है अभाज्य संख्या, है ना। तीसरा हमें पढ़ना है गुणनखंड क्या होता है भाज्य संख्याओं का। ये हमें पढ़ने के बाद फिर हम उसके बाद क्लास 10 के सिलेबस का जो टॉपिक है उस पर हम आते हैं। ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत पहले से हम जानते हैं, सिर्फ इसको हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं ताकि इन सब टॉपिक्स को समझने में फिर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो भाज्य कंपोजिट नंबर, दूसरा है अभाज्य प्राइम नंबर। तो इन दोनों को समझने के लिए सिर्फ इसका हम गुणनखंड देखते हैं, यानी कि संख्या किस किस संख्या से करती है। अगर हम ये समझ जा रहे हैं तो इन दोनों को समझने के लिए बहुत ही आसानी से हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जो सिर्फ एक से और खुद से स्वयं से कटे, उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे भी हम देखें 5 है, अगर हम 5 को देखेंगे तो 5 किस किस संख्या से कटेगी। तो 5 अगर देखेंगे तो 5 सिर्फ एक से कटेगी या खुद 5 से कटेगी, और किसी संख्या से ये कटने वाली नहीं है। तो ऐसे संख्याएं जो एक से कटे या खुद से कटे उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसमें हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 17 ले सकते हैं। ये सब संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो अभाज्य संख्या हो गई। अब इसमें एक चीज हमें और जानना होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो अगर देखेंगे नेचुरल नंबर में सबसे छोटी संख्या 1 है, तो 1 को अगर हम बता दें, 1 तो क्या है? ना भाज्य है ना अभाज्य है, इसको हम किसी में काउंट नहीं करते, ना भाज्य में ना अभाज्य, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। तो उसके बाद जो नंबर आता है वो क्या है? 2, है ना। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो क्या है? 2 है। और इसे में ये भी पूछ किया जाता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वो भी क्या है? 2 है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अभाज्य संख्या क्या है। ऐसे संख्याएं, प्राइम नंबर क्या है? ऐसी संख्याएं जो एक से कटे या खुद से कटे उसको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब इसी का उल्टा हमें क्या देख लेना है? भाज्य। तो ऐसे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो जैसा भी हम ले लें 9 को देखेंगे, 1 से कटेगा ही, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है ना। तो इसके गुणनखंड क्या क्या है? 1 है, 3 है, 9 है। तो 1 और 9 तो होना ही था, इसमें भी था, लेकिन उसके अलावा एक और मिल गया, एक और संख्या से कट रही है, इसलिए संख्या को हम क्या कहते हैं? भाज्य या कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, समझो कि अगर कोई संख्या सिर्फ 2 से कटे, 2 संख्याओं से एक या खुद से कटे, तो उसको हम कहते हैं अभाज्य, और जो एक और खुद के अलावा किसी तीसरी संख्या से भी कट जाए उसको हम कहते हैं भाज्य संख्या। अब इसके बाद हमें आना है गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड, है ना। किसी भाज्य संख्या को अगर हम यहाँ पे लिख दें, तो ऐसी संख्याएं जिसको गुणा करके हम उसका प्रोडक्ट लेते हैं, जो प्रोडक्ट होता है ये गुणनफल कहलाता है। गुणनफल, है ना। और जिन संख्याओं का गुणा किया जाता है, जिन संख्याओं को गुणा करके हम गुणनफल प्राप्त करते हैं, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं? गुणनखंड कहते हैं। ये है गुणनखंड, इसको कहते हैं फैक्टर। यानी अगर हम 2 संख्याओं गुणा करके कोई संख्या प्राप्त करते हैं, कोई रिजल्ट प्राप्त करते हैं, जैसे हम 3 गुणे हम 5 किए, क्या आया? 15। तो जिन संख्याओं का गुणा किया गया है वो कहलाते हैं गुणनखंड, फैक्टर्स कहलाते हैं। किसका? इस संख्या का गुणनखंड, है ना। तो अगर 2 संख्याओं गुणा करके, 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं गुणा करके हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं,
गुणनफल प्राप्त करते हैं, तो जिन संख्याओं को गुणा किया गया है उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गुणनखंड फैक्टर्स का कहते हैं। तो ये चीजें समझ में आएगी होंगी। तो इसके बाद हम आते हैं क्लास जो 10th का जो सिलेबस है उसमें जो 1.2 की जो पहले टॉपिक है वो है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, है ना। अंकगणित के आधारभूत नाम से लग रहा है कि कोई नई चीज है, लेकिन डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। वही जो हम पढ़े थे गुणनखंड करना वही यहाँ पे भी है। इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट क्या है, प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्या के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्या लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को, कोई भी भाज्य संख्या अगर हम ले लें, जैसे भी हम यहाँ पे 12 ले लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए हम क्या ले लिए 12 है ना। तो इसको अगर हम गुणनखंड करना चाहें, गुणनखंड बहुत आसान है। अगर जिसको नहीं आता भी यहाँ पे छोटी संख्या हम करके दिखा दे रहे हैं, बड़ी संख्याओं को अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो इस मेथड से तरीके से हम करते जाते हैं, हो जाता है। तो इसको हम पहले करेंगे तो क्या मिलेगा 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 3, अभी 3 से भाग दिए 1, तो ये क्या क्या मिला 2 गुणे 2 गुणे 3। तो ये 3 इसके क्या है, गुणनखंड है। 12 का गुणनखंड क्या है 2 2 3, है ना। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को हम उसके गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त किया जाता है। तथा ये गुणनखंड क्या होता है, ये गुणनखंड अद्वितीय होता है। अद्वितीय मींस यूनिक होता है, मतलब ये अगर इसका हमें लिखा वो क्रम ना बदला है, बिना क्रम बदले। अद्वितीय कब होगा, बिना क्रम बदले। अगर हम क्रम का मैटर ना उसमें यूज करें, यानी क्रम को ना देखें, क्रम को इग्नोर रखें, तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 यही 3 फैक्टर होगा। ये 3 फैक्टर 2 2 3 ये जो 3 फैक्टर हैं किसी दूसरी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता। मतलब ये है इस थ्योरम का, इस प्रमेय का कंक्लूजन ये है कि एक भाज्य संख्या का सिर्फ यूनिक एक ही गुणनखंड होता है, वो गुणनखंड किसी दूसरी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो वही यहाँ पे बताया गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, और उनका वो जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो यूनिक होगा अगर उसके क्रम को हम इग्नोर रखें, क्रम को हम नेग्लेक्ट कर दें नजर मारने से। ठीक है, तो ये हो गया अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। ये आते नहीं है एग्जाम में, इसको लिखने के लिए जैसे हम इक्वलिट डिवीजन लेमा बताए थे, इक्वलिट विभाजन प्रमेय क्या बताए थे, वो लिखने के लिए नहीं आते, इसका उनका यूज होता है। इसी तरह से ये भी इसकी परिभाषा, इसका स्टेटमेंट लिखने के लिए नहीं आएगा, लेकिन इसको जानना जरूरी है कि प्रत्येक, आप जानते भी हैं भाज्य संख्याओं का पीछे क्लास में किए भी हैं, गुणनखंड कैसे करा जाता है, तो जानते हैं कि सभी संख्याओं को हम भाज्य गुणनखंड, सभी भाज्य संख्याओं का भाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें जानना है मासा और लासा। अगर अभाज्य गुणनखंड करना आ गया है, अभाज्य गुणनखंड करना आता है, तो उसकी सहायता से मासा और लासा भी निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब जो एक्सरसाइज है 1.2 उस एक्सरसाइज में हमें यही जानना है कि 2 दिए हुए संख्याओं का लासा निकालना, 2 दिए हुए संख्याओं का मासा निकालना और अभाज्य गुणनखंड करना, ये सारे हम एक्सरसाइज में है। वो अगर हम यहाँ पे समझ लेते हैं तो एक्सरसाइज को अपने से खुद से कर सकते हैं। तो पहला जो होगा एक्सरसाइज का क्वेश्चन, उसमें हमें गुणनखंड इस तरह से करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए याद रखेंगे सिर्फ अभाज्य संख्याओं से उसका हम फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसा भी हम एग्जांपल वाले लेते हैं 36 या 24 का हम करते हैं। अब 24 को करने के लिए हमें करना क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करना है, इसलिए सिर्फ अभाज्य संख्या सही है, इसमें हम भाग देंगे। अब 1 से नहीं देंगे क्योंकि 1 ना भाज्य ना भाज्य, और 1 से हर संख्या करती है, इसलिए इससे हमें नहीं देना है। उसके बाद 2 से देखते हैं, 2 अभाज्य संख्या इसलिए 2 से भाग देंगे, क्या आएगा 12। फिर अभी 2 से कट रहा है, फिर से देंगे 2 में, तो क्या आएगा 6। अभी 2 से कट रहा है, फिर से देंगे, फिर 3 से कटेगा, तो यहाँ पे देखो 2 2 2 2 3, ये सभी क्या है अभाज्य संख्या है, इसलिए ये कौन सा कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड कहलाता है ना। तो इस तरह से जो शायद का पहला क्वेश्चन है भाज्य संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करना, हम इस तरीके से कर सकते हैं। करने के बाद इसको लिखना कैसे है, यहाँ पे 24 लिखकर इसके सामने जो जो गुणनखंड है उसको हम गुणा के चिन्ह लगाकर लिख लेते हैं, ये क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर पाएंगे, पहले से करते आए हैं, सिर्फ हम यहाँ पे थोड़ा सा हिंट दे दिए हैं।
मासा और लासा निकालना। मासा और लासा निकालना भी आप सभी लोगों को आता है ना, और इसे चौथाई में हमें निकालना भी है। लेकिन यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि एक बार बता देते हैं कैसे निकाला जाता है ना। तो इसमें हम देखें मासा महत्तम समापवर्तक, और इसका जो नाम होता है इंग्लिश में उसको हम क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से हम इसका दो मेथड, जैसे नाम से अगर निकालना चाहो, नाम के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो इसको हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हमें दो संख्याएं दी जाए, एक दी जाए और 24, दो संख्याएं दी हैं 18 और 24, ठीक है। तो 18 और 24 का हम गुणनखंड करते हैं, 18 और 24 का गुणनखंड याद रखेंगे, बहुत डिफरेंस है गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, है ना। अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्याएं होती है, और गुणनखंड क्या होता है, वो संख्याएं सभी गुणनखंड कहलाती हैं जिससे ये 18 कट जाएगा, वो सभी उसके क्या हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 18 किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, है ना, 6 से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, 18 खुद से कट जाएगा। तो ये सभी क्या है, इसके गुणनखंड हैं, लेकिन अभाज्य गुणनखंड नहीं है ना। इसी तरह 24 का अगर हम देखना चाहें, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, इन सभी संख्याओं से ये 24 कटेगा, इसलिए ये सभी संख्याएं 24 के क्या हैं, गुणनखंड हैं, ठीक है। तो ये 18 गुणनखंड, ये 24 गुणनखंड। ये जो f है ये फैक्टर, फैक्टर मींस गुणनखंड, तो हम दोनों का गुणनखंड कर लिए। कॉमन, कॉमन मींस होता है वैनिश्ड। अब हमें देखना है HCF निकालने के लिए, HCF दोनों का निकालने के लिए फैक्टर तो कर लिए। अब C4 मींस कॉमन, देखो इसमें से कॉमन क्या क्या है, तो कॉमन ये 2 है, 3 है, 1 है, 6 है ना, और कोई संख्या इसमें कॉमन नहीं है, तो ये सभी कॉमन है। लेकिन कॉमन में HCF कौन होगा, जो हाईएस्ट होगा, है ना। पहले फैक्टर चेक करेंगे, फिर कॉमन चेक किए, अब देखें कौन इसमें हाईएस्ट, कौन सबसे बड़ा है। 1 2 3 6 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है, तो इसका HCF हमें क्या मिला, 6 मिला, 6 प्राप्त हुआ, है ना। तो नाम से अगर हम निकालना चाहें तो नाम का यूज करके भी हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हैं, लेकिन ये मेथड हमें यूज नहीं करना है, कि जो लिखा हुआ था नाम, इसको क्लियर करने के लिए हम बता दिए हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है, HCF क्यों कहा जाता है उसको। अगर हमें इसको निकालना है, दूसरा जो इसका मेथड है HCF निकालने का, तो वो हम इसका अभाज्य गुणनखंड करके, यहाँ पे हम क्या करके निकाले हैं, सिर्फ गुणनखंड करके निकाले हैं, सिर्फ गुणनखंड करके। अभी हम जो दूसरा मेथड में मासा निकालने को बताएंगे वो अभाज्य गुणनखंड करके निकालेंगे। जैसे 18 का हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे इस विधि से, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, फिर 1 आएगा, ठीक है। तो इसका भाग गुणनखंड में क्या क्या मिल रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना। किसका मिला, 18 का अभाज्य गुणनखंड है, ये अभाज्य, इसमें देखेंगे कोई भी संख्या भाज्य नहीं है, इसमें कुछ संख्याएं थी भाज्य भी थी, इसलिए हम कहते हैं। फिर इसके बाद हम किसका निकालेंगे, 24 का निकालते हैं। 24 का इसी तरह से निकालना है, 24 का देखो 2 से कटेगा 12, फिर 2 से कटेगा 6, फिर 3, फिर 1, है ना। इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। अब हमें HCF जब निकालना होगा, HCF, तो HCF निकालने के लिए हमें देखना है इसमें क्या क्या कॉमन है, उसको नीचे लिख लेना है। जैसे ये 2 कॉमन है, ये 2 यहाँ पे है नहीं, इसको छोड़ देंगे। यहाँ पे एक 3 कॉमन है, ये 3 हम बाहर ले लिए, इस 3 का कोई भी वैनिश नहीं है, इस 2 का कोई वैनिश नहीं है, तो हमें सिर्फ वैनिश क्या क्या मिला, 2 मिला और 3 मिला। इसको नीचे लिखकर गुणा कर देंगे, यही क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा, 2 दिए संख्याओं का HCF। तो दोनों HCF देखो, यहाँ पे भी 6 आया, यहाँ पे भी 6 आया,
ये हम नाम क्लियर करने के लिए बता दिए थे कि क्यों इसको HCF कहते हैं। HCF इसलिए कहते हैं कि अभाज्य हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के उसमें देखेंगे कॉमन कौन है, फिर उसके बाद देखेंगे उसमें हाईएस्ट कौन है, वो जो आता है वही क्या होता है, HCF होता है। और इस विधि में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, अभाज्य गुणनखंड करना। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो कॉमन होगा उसको नीचे लिखकर गुणा कर देंगे, आ जाएगा HCF आ जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मासा निकालना है, HCF निकालना, इसको निकालना आना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी के एक्सरसाइज में हमें प्रयोग करके क्वेश्चन को लगाना है 1.2 को। अब इसके बाद हम लासा निकालना बताते हैं। लासा कैसे निकालते हैं, लासा LCM है ना। LCM क्या होता है, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसी का हम फिर से यहाँ पे यूज करते हैं, यही दो एग्जांपल लेते हैं 18 और 24। देखो 18 और 24, यहाँ पे नाम को पहले क्लियर कर लेते हैं क्यों इसके LCM कहते हैं, क्यों LCM कहते हैं। तो नाम यहाँ पे क्लियर होगा, लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में होता है गुणज, कॉमन में होता है वेनिस्ट, लीस्ट में होता है लघुत्तम, छोटे से छोटा, ठीक है। तो मल्टीपल यहाँ पे क्या था, फैक्टर था, तो हम फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे। यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टीपल। मल्टीपल मींस गुणज, गुणज मींस टेबल इसका, पहाड़ा। तो हम अगर हम इसको 18 का पहाड़ा या टेबल इसका लिखते हैं तो क्या होगा, 18 होगा, 36 होगा, 54 होगा, 72 होगा, और भी हम आगे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 24 का अगर हम टेबल लिखते हैं, 24 का 1 में गुणा करेंगे 24 होगा, 2 से गुणा किया 48 होगा, 72 होगा, 96 होगा, और भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब इस दोनों में हमें देखना है कॉमन क्या है, क्योंकि मल्टीपल पहले m था, m लिख लिए। अब हमें देखना है इसमें कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है, क्या मिल रहा है, 72, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या लिख लेना है, 72। और LCM निकालने के लिए दो क्लियर हो गया, मल्टीपल किए, कॉमन लिख लिए। अभी हम आगे देखते हैं तो और भी हमें कॉमन मिलता है ना, आगे हम इसको बढ़ाते और भी बढ़ाते तो हमें यहाँ पे कॉमन मिलता। तो जब यहाँ पे हमें और मिलते हैं तो ये सभी संख्याएं 72 से क्या होती, बड़ी होती, लेकिन हमें लेना कौन सा है, लोवेस्ट लीस्ट, सबसे छोटी वाली। तो जब इसके बाद भी हमें कॉमन मिलता तो वो संख्याएं 72 से क्या होती, बड़ी होती। तो छोटी संख्या हमें कौन मिला, 72 मिला, इसलिए इसका LCM हमें क्या मिल गया, 72 मिल गया। 18 और 24 का LCM क्या आया, 72। तो ये नाम को नाम से क्लियर करते हैं कैसे LCM निकाला, क्यों इसको LCM कहते हैं, इसको पता करने के लिए हमने ये मेथड बताया है। लेकिन जो हमें क्लास में लगाना है, जो क्वेश्चन को हमें लगाना है 1.2 का LCM निकालना है, वो हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है, इस वाले अभाज्य गुणनखंड विधि। क्योंकि हमें कौन सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अंकगणित का अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड। इसलिए ये वाला मेथड LCM के लिए निकाला है, और ये जो हम LCM के लिए दूसरा मेथड बताने जा रहे हैं LCM निकालने का, वही फिर से देखते हैं। 18 गुणनखंड क्या क्या आया था, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी तरह से अगर हम देखेंगे 24, तो 24 में क्या क्या है, 2 2 2 3 बार है और 1 3 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब इसका अगर LCM निकालना है, LCM देखो थोड़ा सा डिफरेंस है, करना भी है, जो यहाँ पे किया गया वो यहाँ पे किया गया। फर्क क्या है, HCF जब निकालते हैं तो जो कॉमन होता है सिर्फ वही लिखा जाता है, उसी का गुणा करके HCF मिल जाता है। लेकिन LCM जब निकालना होता है तो जो कॉमन है, ये दोनों कॉमन था, इसको तो लिखना ही है, उसके बाद जो बच जा रहे हैं फैक्टर्स उनको भी लिखना होता है। जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, ये दोनों कॉमन थे, दोनों में से सिर्फ एक, ये दोनों कॉमन थे, 3 2 था, इसमें से एक। अब ये जो बच रहे हैं इसको भी नोट कर लो, क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, 2 बच रहा है, 2 बच रहा है। अब इन सभी को गुणा कर देंगे, है ना। तो इन सभी को जब गुणा करेंगे तो देखो 3 3 9 2 18 2 36 2 72। तो इसका भी HCF कितना आ रहा है, 72 आ रहा है। यहाँ पे भी हमारा कितना आया था, 72 आया था, है ना। तो याद रखेंगे ये वाला निकालने का मेथड और ये वाला मेथड, इसको हम सिर्फ नाम को क्लियर करने के लिए, क्यों उसके LCM क्यों HCF कहते हैं, वो क्लियर करने के लिए हम बता दिए हैं कि ये भी एक मेथड है HCF LCM निकालने का। लेकिन हमें जानना कौन सा है, ये वाला और ये वाला, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है।
दोनों का अभाज्य गुणनखंड करना पहले सीख लेंगे। अभाज्य गुणनखंड करके दोनों को लिख लेंगे, सामने नंबर की संख्या के सामने लिख लेंगे। फिर उसके बाद HCF जब होगा तो देख लेंगे, जो कॉमन है सिर्फ वही HCF होगा, जो कॉमन होगा उसी का गुणनफल ही क्या होगा, HCF होगा। और LCM में जो कॉमन होगा वो पहले लिख लिया जाएगा, उसके बाद जो संख्याएं जो फैक्टर बच जाएंगे जिसको हम सर्कल नहीं किए हैं, जिसको हम नहीं घेरे वो भी आगे लिखकर मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि HCF LCM निकालने में किसी तरह की कोई दिक्कत होने वाली है। भाज्य संख्याएं भी समझ लिए हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय क्या होती है वो भी बता दिए हैं, है। अब इसके बाद कुछ चीजें बच रही हैं। क्या बच रही हैं, कुछ फार्मूला, है ना। फार्मूला क्या, दो संख्याएं अगर दी हो, दोनों संख्याओं में का लासा दिया हो, मासा कैसे निकालेंगे, मासा दिया हो लासा कैसे निकालेंगे, लासा मासा दोनों दिया हो, एक संख्या दी हो दूसरी संख्या ज्ञात हो दूसरी संख्या नहीं पता वो कैसे निकालेंगे, तो वो फार्मूला हम बताएंगे। उस फार्मूले के लिए हम आगे कल जब वीडियो बताएंगे और उस वीडियो को उस फार्मूले को बताकर उस 1.2 का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बताकर 1.2 कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही हम बताए हैं, और ये अगर समझ लिए लासा और मासा निकालना अगर आ गया तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन 1.2 के आधे से ज्यादा अब हम खुद कर ले सकते हैं, और ट्राई करेंगे भी। अगर नहीं आएगा आप लोग ट्राई करिएगा, लासा मासा निकालना, अभाज्य गुणनखंड करना, ये करेंगे घर पे। अगर नहीं आ रहा होगा, किसी तरह कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम फिर से उस टॉपिक को बता देंगे। थैंक यू।